Please. Please be seated. Mr. Shashank. How are you, Shashank? Sir, I'm good. How are you? All well. Okay. Tell us about yourself. तो मेरा नाम शशांक है। मैंने अपना MBA मार्केटिंग और फाइनेंस से किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लखनऊ में है। उसके अलावा मेरा ग्रेजुएशन है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मैंने नेशनल PG कॉलेज लखनऊ से किया है। अगर बात करें अपनी स्कूलिंग की, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर से मैंने स्कूलिंग करी है। इसके अलावा मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो है एक टेक कंपनी में एज एन असिस्टेंट मैनेजर। इसके अलावा मैंने कंटेंट राइटिंग में काम किया। तो शशांक, आपने बोला कि आपने MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया है, उसमें कुछ माइनर और कुछ मेजर होता है, वो क्या है आपका? हाँ, एक्चुअली मैंने जब MBA किया था तो वहाँ हमारे पास डुअल स्पेशलाइजेशन का स्कोप होता है। लाइक वी कैन चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सो आई हैव चूजन मार्केटिंग एज अ मेजर एंड फाइनेंस एज अ माइनर। ठीक है। तो आप ये बताइए कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर है? मार्केटिंग इज समथिंग लाइक बिल्डिंग अ कस्टमर। सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर हम पूरा मार्केटिंग को लेकर के चलें तो सेल्स एक मार्केटिंग का सेगमेंट है, मार्केटिंग का हिस्सा है। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है उसकी ऑडियंस बनाना, उसकी ब्रांड बनाना अपने प्रोडक्ट की। तो वहाँ से हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो लास्ट प्रोसेस होता है, काइंड ऑफ लास्ट, वो होता है सेल्स, जब हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम मॉनेटरी टर्म्स। तो आपने फाइनेंस में भी कर रखा है, अभी तक आपका जो चल रहा है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, वो मार्केटिंग में है, MBA मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब आप स्विच करना चाह रहे हैं MBA फाइनेंस के डोमेन में, ऐसा क्यों? सर, एज पर माय ओपिनियन, बैंक को हम एग्जैक्टली फाइनेंस से नहीं लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि बैंक में हम देखते हैं अभी जैसे लास्ट 2 ईयर से लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। कई अभी सारे मोस्टली ट्रांजेक्शन सारे हमारे ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पर IT का भी यूटिलाइजेशन है। अगर मेरा सिलेक्शन होता है इस इंटरव्यू के बाद, तो आई विल बी वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर आई हैव टू ऑपरेट अ टीम, आई हैव टू ऑपरेट अ ब्रांच। तो वहाँ पर मेरा ऑपरेशंस का भी काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो किसी भी बैंक को आगे लेकर के जाना है, बैंक को प्रॉफिट बनाना है, तो मार्केटिंग भी एक मेजर पार्ट है बैंक में। तो इन सारे ही चीज़ों का कम्बिनेशन होता है बैंक में, एज पर माई ओपिनियन। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन टू बी। तो आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो बैंक में भी उतनी ही काम आएगी जितनी कि अभी आप अदरवाइज काम आ रही थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको बैंकिंग के बारे में अच्छी जानकारी होगी। बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक का फंक्शन ये होता है कि अगर किसी ऑडियंस के पास, किसी के पास भी अगर फंड की सप्लाई कम है, किसी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक जो मेजर फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है, किसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, किसी को ओवर विड्रॉ करना है चीज़ें, तो वो बैंक को अप्रोच कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को अपनी सेविंग्स मेंटेन रखनी है, तो वहाँ भी बैंक का वो भी फंक्शन है। बहुत अच्छी बात। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है बाइक चलाना, क्रिकेट खेलना और एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस में आपने अभी रिसेंटली कहाँ गए हैं नई जगह पर? देहरादून। इन माई लास्ट वेकेशंस आई वेंट टू देहरादून। अच्छा, फिर उसके आगे धनौल्टी, मसूरी तक गए। कैसा लगा आपको? ऐसा लगा कि वहाँ पर हम एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, नए सड़कें बन रही हैं, पेड़ बहुत कट रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं। एज पर माई ओपिनियन, जैसा कि मैंने देखा, हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वहाँ पे हम होटल्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेकर के देखें, जैसे हमने देखा हर साल की अपेक्षा स्नोफॉल कम होती जा रही है कई जगहों में, तो उसका मेन कारण यही है, जो वहाँ का रश है। हम जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट बनाएंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट वहाँ बढ़ेंगे। हालांकि ये हमें एक तरीके से फ़ायदा करेगा, क्योंकि जो भी हमारे मॉनेटरी टर्म्स है वहाँ पर हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म जा करके देखें, तो हम एक किसी भी प्लेस को नो डाउट हानि पहुँचा रहे हैं। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर मान लीजिए ये सब चलो रोक देते हैं, आपकी बात सही है, सब कुछ रोक देते हैं, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट के हमारे पास बहुत से स्कोप हैं। अभी जैसे हम किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे सारी रोड अच्छी तरीके से बनी हुई हैं। हम वहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट का स्कोप है, वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने डेवलपमेंट में हम नेचर को उस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो हमेशा विध्वंस से ही निर्माण होता है, ये तो इतिहास की लाइन है।
तो डेवलपमेंट तो हमेशा डिस्ट्रक्शन से ही होगा, डिस्ट्रक्शन होगा फिर डेवलपमेंट होगा। लेकिन हर एक चीज़ सर एक टू एन एक्सटेंट तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बताओ क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई गेस कि जहाँ पर हम डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन किसी को बिना हानि पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, जैसे आप आज देख रहे होंगे, मैं देखता हूँ मार्केट में गुआवा बहुत बड़ी साइज के आ रहे हैं, कई चीजें बिल्कुल डिफरेंट, जो शीट्स हैं वो बिल्कुल चेंज कर दी गई, जेनेटिक मॉडिफाई कर दी गई है, जेम शीट्स वगैरह आपने सुनी होंगी। तो ये क्या नेचर से खिलवाड़ है कि हम मतलब परफेक्ट ग्रोथ पे बढ़ रहे हैं? नहीं सर, ये नेचर से खिलवाड़ है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, हमने अभी अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हमने उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने क्रॉप्स को हाइब्रिड कर दिया। जो भी इंजेक्शन हैं, जो भी ऑर्गेनिक सीड्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, हमने उसका यूज़ करा। लेकिन एक समय के बाद वो जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो उससे कम हो जाएगी। ये हम नहीं देख रहे हैं, हम अभी का देख रहे हैं 5 साल 10 साल तक हो जाएगा। यहाँ सॉइल में कहाँ हो रहा है, वो तो जेनेटिक जो मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, जो उसका आपका जो उसके जीन वगैरह उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं, उससे ये सारा चेंजेस हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक थिंग। दिशा बदलते हैं थोड़ी सी। चिपको मूवमेंट का जानते हैं क्या था? हाँ, चिपको मूवमेंट जब एक समय पे यह था कि प्लांट्स को काटा जा रहा था और फर्दर इंडस्ट्रियलाइज लाइक और भी चीजें। चिपको आंदोलन मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने इसको शुरू करा था गढ़वाल में। पेड़ कटते थे इसीलिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। बैंकिंग में फिर से हम आते हैं। आपको कुछ आइडिया है जो आरबीआई महीने में 2 महीने में एक बार कुछ पॉलिसी रेट डिक्लेयर करती है, वो क्या है? जो महीने में 2 बार, 2 महीने में एक बार बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है। कौन सी पॉलिसी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी सुना? क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? भी एक पॉलिसी होती है आरबीआई की, जो आई थिंक क्वार्टरली जो रिवाइज होती है आरबीआई के थ्रू, जिसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेशियोज अपने ऊपर से रिवाइज करके देती है। वही सर बता रहे, पहले क्वार्टरली होती थी या बाई मंथली? ओके, वही चीज। अच्छा, अब रेपो रेट क्या है ये बताइए। रेपो रेट जैसे अगर कभी बैंक के पास कभी एक्सेस मनी हुआ तो उसने जमा कर दिया, लेकिन हम ही लोगों की तरह कभी कभी बैंक के पास फंड्स की शॉर्टेज भी हो जाती है, तो इन दैट केस फंड जाता है अपने सेंट्रलाइज बैंक जो कि आरबीआई है वहाँ से फंड लेने। तो अब आरबीआई उसको जिस रेट पे फंड देगा, दैट रेट इज रेपो रेट। तो ये जो फंड देता है आरबीआई कितने समय के लिए देता है? 6 months सब गैस। ओके, दो ही टाइप के फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? एमबीए इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मेन प्रिंसिपल क्या कहता है? फाइनल लाइन में मार्केटिंग है क्या? हिंदी में विपणन कहते हैं शायद मार्केटिंग को, पता है आपको? नहीं। अच्छा ठीक है विपणन नहीं कहते हैं मार्केटिंग को। तो मार्केटिंग का जो फाइनल एम होता है वो क्या है? क्लोजर कहाँ मानते हैं? किसी भी मार्केटिंग का क्लोजर कहाँ पर है? जैसे एक प्रोडक्ट है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुड, वेरी गुड। अब आप बैंकिंग में आ रहे हैं। बैंकिंग में मूल मंत्र ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। एक आपके पास कस्टमर आए हैं, यंग जनरेशन, बिल्कुल टेक सेवी, और वो बहुत जल्दी में है, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? एक कस्टमर आए हैं जो कि टेक सेवी हैं, उनको कैसे जो है, उनको हम अपने बैंक की ऑनलाइन स्कीम्स के बारे में बताएंगे। जैसे अभी ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत पहले से, लेकिन अभी एक मोबाइल बैंकिंग आ गई है। आपको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी लैपटॉप खोल करके उसमें लॉगिन करके तब करना पड़ता था। मोबाइल बैंकिंग में आपका बैंक आपके पॉकेट में है, आपके फिंगर टिप पे, आपने बस वहाँ पे फ़ोन निकाला, आपको जो भी फंड ट्रांसफ़र करना है आपने कर लिया। हम उनके बारे में उनको बता सकते हैं और उससे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर बैंक ने इन्वेस्ट किया है अपने एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़र्स बढ़ें। तो वी एक्चुअली टारगेट दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स जो टेक सेवी हों, और हम उनको मोबाइल ऐप पे ले करते हैं। ओके, सो बैंक में जैसे इतना बढ़िया लेन देन होता है, सारा ऑनलाइन आप बता रहे हो जाता है, तो सीबीएस क्या है? सीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग स्कीम। थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको।
आप बहुत आसपास घूम रहे हैं। बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं, कभी एक वर्ड सही पकड़ रहे हैं, कभी एक वर्ड गलत कर रहे हैं आप। कोई बात टेक योर टाइम, आराम से। एक्चुअली आपको आता है? हाँ, याद किया था, लेकिन अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, सिस्टम नहीं। इससे क्या फायदा हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री को? इससे जो हमारे ट्रांजैक्शंस थे, जो एक सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस थे काइंड ऑफ, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को भी अपने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, तो कस्टमर को बैंक आना पड़ता था। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में हमें ये मिल जाता है कि हमारे फंड ईजिली ट्रांसफर हो जाते हैं RTGS, NEFT या फिर IMPS के थ्रू, जो कस्टमर्स ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो CBS का फायदा हुआ केवल फंड ट्रांसफर में ही हुआ? जितना सर हमें नॉलेज है उतना। कोई बात नहीं। तो जो एक कंसेप्ट है बैंक में, आप बहुत सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, NPA। हाँ। क्या NPA क्या होता है? बैंक इतने परेशान क्यों रहते हैं NPA से? एक्चुअली NPA है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर बैंक ने कभी किसी को लोन दिया है तो उस पर ये सोच करके बैंक लोन देता है कि उससे उसे इंटरेस्ट मिलेगा जहाँ से उसकी अर्निंग होगी, जो कि उसका एक मेजर सोर्स है अर्निंग का। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर किसी ने किसी बिजनेस के लिए लोन लिया तो वो बिजनेस लॉस में चला जाता है या फिर उसका वो एसेट नहीं चलता, तो फिर उस वजह से वो लोन रीपे नहीं कर पाता है। वहाँ पर एक समय के बाद, एक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड पीरियड ऑफ टाइम द बैंक कंसीडर्स, लेकिन एक समय के बाद फिर बैंक उस एसेट को NPA डिक्लेयर कर देता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स अब हमें वहाँ से हमारे फंड की रिकवरी नहीं हो पाएगी। और ये बढ़ने का मतलब है कि बैंक घाटे में जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि उसने जो लोन्स दिए हैं वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है, और जो ब्याज मिलना चाहिए ब्याज नहीं मिल रहा। हाँ, जो उसकी अर्निंग होनी चाहिए वो ब्लॉक हो गई है, वो अर्निंग उसकी नहीं हो पा रही। NPA को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करता है? So, आप थोड़ा हिंदी में यूज करें तो हम जानना चाहेंगे NPA को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ बता पाएंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। नहीं सर, हिंदी में तो नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। वैसे NPA को अनर्जक अस्थियां कहते हैं। हाँ, थोड़ा हिंदी भी टफ लैंग्वेज, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। एक्चुअली CBSE बोर्ड तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों यूज होता है, तो फिर आप कुछ पूछेंगे? हाँ ठीक है सर, ओके। बस एक चीज और बता दो बस जाते जाते, कि बैंक में जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है? बैंक की लाइबिलिटी क्या है? बैंक की लाइबिलिटीज जो सर आपकी जेब में जो पैसा है वो आपका एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। उसको देना है, अगर किसी को देना है तो लाइबिलिटी है, और नहीं देना है तो वैसे। हाँ, तो दोनों ही चीजें। हाँ। ऐसे बैंक के पास भी एसेट और लाइबिलिटी होती है। कोई पैसा उसको किसी को अगर वापस करना है तो क्या है? लाइबिलिटी है। कौन सा पैसा अच्छा बैंक को वापस करना पड़ता है ये बताओ? सेविंग्स, जो भी कस्टमर की सेविंग्स है वो वापस करना है, वो लाइबिलिटी है। ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच शशांक, वेरी गुड। शशांक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से शशांक को अच्छी नॉलेज है, और सबसे अच्छी बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो हर चीज को तुरंत एनालाइज करके जवाब दे सकने की स्थिति में है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो शॉर्टकमिंग है कि मैं हिंदी में बात करूंगा शुरू में ही बता दिया, जिससे कि हमें भी और उनको भी दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हमें किस लैंग्वेज में बात करनी है। और वो सर बच्चों को एक बड़ा डाउट रहता है, मतलब ये एक ऑफ द लाइन हम बात कर रहे हैं कि अगर हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो हम पास नहीं होंगे। बिल्कुल गलत नोशन, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत होता है। मतलब जो भी कैंडिडेट है जिस लैंग्वेज में अच्छा प्रेजेंट कर सकता है उस लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करना चाहिए। हमें कम्युनिकेशन स्किल देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज उसकी एग्जाम में, रिटन एग्जाम में ऑलरेडी देखी जा चुकी है। बिल्कुल देखी जा चुकी है। इस समय पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी में हम इसी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं। एंड शशांक की सबसे ज्यादा जब मुझे बात यही पसंद आई कि उसने शुरू में ही बोल दिया वो हिंदी में ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और बैंक को ऐसे लोगों की ही जरूरत होती है सर, जो लॉयल हो, जो अपनी बात को क्लियरिटी से रख पाए, अपने पक्ष को बता पाए। तो आई थिंक इसे लेना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में वो जरा सा भी अटक गए, उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता, कंफर्टेबल। तो मेरे ख्याल से ये कैंडिडेट को हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव लिया जा सकता है। ओके,
दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आप भी आरआरबी पीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो दोस्तों अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आ रहा है 1-on-1 मॉक इंटरव्यू बैच। जी हां दोस्तों, आपके सामने आपको जाना है adda247.com पर और इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और इस इंटरफेस में सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा IBPS आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। इसके ऊपर क्लिक करना आपने और सीधे हम आ जाएंगे बैच के ऊपर। यहां पर आपको दिख रहा होगा IBPS आरआरबी पीओ एंड जीबीओ। इसके ऊपर क्लिक करना दोस्तों, ये आपका कुछ इस तरह से ओपन होकर आ गया ये बैच, जहां पर हमारे पैनलिस्ट भी हैं। यहां पर आपकी सारी क्लासेस होंगी, आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी होंगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पैनलिस्ट की भी क्लासेस होंगी इस बैच के अगार्ड, ठीक है। और इसमें आपको जाना है बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जाके आपको इंटर कूपन कोड आ रहा है और इंटर कूपन कोड पे जाके आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड, और इसको अप्लाई करके आप देखोगे प्राइस यहां पर 1839 का हो जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी इनरोल कराना है फटाफट इनरोल करा लो, क्योंकि ये बैच आपका 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।